गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए बीएससी थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हरित क्रांति। हरित क्रांति के संदर्भ में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे हरित क्रांति की उपलब्धियाँ। हमने बात की थी कि जो हरित क्रांति शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूएसए के विलियम गेड ने किया था और संसार के प्रत्येक देश में अनुसंधान से ही वहाँ की जो परंपरागत खेती है उसमें सुधार हुआ है। और सबसे पहले जो प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, नाम था जे.बी. बोसिंगाल्ट। 1834 में एल्सेस नामक स्थान पर उन्होंने अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था और तब से अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ है। और भारत की बात करें, भारत में हरित क्रांति से संबंधित इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी और जिसके तहत भारत में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की गई थी। भारत में हरित क्रांति की बात करें तो सबसे पहले मैक्सिको से गेहूं के उन्नत बीजों को लाया गया था। भारतीय कृषि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, उसकी ब्रीडिंग या संकरण द्वारा नई अधिक उपज देने वाली गेहूं की प्रजातियां विकसित की थी, जिसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। और हम कह सकते हैं और इस वृद्धि को भारत में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। मुख्य योगदान भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का रहा और जिनके निर्देशन में ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके कारण भारत में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। आज हम बात करेंगे कि हरित क्रांति की उपलब्धियाँ कि जो भारत में हरित क्रांति की कौन कौन सी उपलब्धियाँ रही और हरित क्रांति, उसके बाद हम बात करेंगे कि हरित क्रांति में कौन कौन सी कमियाँ रही। फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी? हरित क्रांति की उपलब्धियाँ। देखिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित थी और हरित क्रांति की उपलब्धि, फर्स्ट उपलब्धि थी कि हरित क्रांति की कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। कृषि उत्पादक तथा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। देखिए क्या होता है कि जब हरित क्रांति का इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था उसमें हमारे जो कृषि उत्पादन था उसमें कमी रहती थी, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला मुख्य रूप से गेहूं की फसल पर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इसका प्रभाव देखने को मिला। गेहूं की फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो पहले क्या होता था, जो गेहूँ का उत्पादन होता था वह कम होता था। 65-66 की बात करें 103 लाख टन गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति से पहले होता था, लेकिन 2013-14 में अगर हम उसकी बात करें तो 958 लाख टन हो गया था। कि पहले जहां हरित क्रांति से पहले 103 लाख टन था, वहीं 2000 किसकी बात करते हैं? 13-14 की बात। तो 2013-14 में जो गेहूं का उत्पादन था वो बढ़कर कितने हो गया था? 958 लाख हेक्टेयर हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि इस हरित क्रांति के प्रभाव से जो गेहूं है उसके उत्पादन में वार्षिक वृद्धि हुई है। कि पहले जहां 103 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता था वहां 958 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। हम कह सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में यहाँ अत्यधिक बढ़ोतरी देखी गई है। कि जो हरित क्रांति थी उसकी मुख्य उपलब्धियां यही थी कि जो कृषि उत्पादन है तथा उत्पादकता, उन दोनों में वृद्धि देखी जाती है। सेकंड बात करते हैं, ये तो हमने किसकी बात करी? उत्पादन में वृद्धि। सेकंड है कृषि में तकनीक का प्रयोग। कृषि में तकनीकी का प्रयोग। हम सभी जानते हैं पहले भारत में जो खेती होती थी स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो भारत में जो खेती होती थी परंपरागत खेती
परंपरागत तरीकों से और कह सकते हैं कि आधुनिक जो उपकरण हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता था, और जो खेती का स्वरूप था वो केवल परिवार के पालन पोषण के लिए किया जाता था। हम कह सकते हैं कि सिर्फ जीवन निर्वाह खेती की जाती थी। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई, हरित क्रांति से कृषि में तकनीकी का प्रयोग होने लगा। हम कह सकते हैं कि हमने आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टिंग है, बिजली के पंप सेट हैं, इन सभी का उपयोग हमने कृषि में करना प्रारंभ कर दिया। और नवीन कृषि नीति के अंतर्गत हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना तथा उन्नतशील बीजों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। हमने पहले बात की थी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता से पहले गेहूं का जो उत्पादन होता था 103 लाख टन होता था, लेकिन 2013-14 की भी अगर हम बात करें तो कितना 958 लाख टन गेहूं का उत्पादन वार्षिक था या प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल पर था। तो कह सकते हैं कि इतनी अधिक वृद्धि उसमें देखी गई। कारण क्या था? क्योंकि हमने कृषि में तकनीकी का प्रयोग किया था। नई विकास नीति के अंतर्गत सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ। आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल को विकसित करने के लिए, उगने के लिए, उसको विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हमने क्या किया? अपने उन सिंचाई साधनों का विकास किया जिसके माध्यम से क्या हुआ? सिंचाई साधनों का विकास हुआ, जिससे हमारी जो भी फसल है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई। तीसरी बात करते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। हम सभी जानते हैं, देखिए खेती अच्छी होगी, फसल का उत्पादन अच्छा होगा तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। पहले भारत क्या था? खाद्यान्नों के संदर्भ में आत्मनिर्भर नहीं था, विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था। लेकिन भारत वर्तमान समय में क्या है? खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। भारत में इतना अन्न का उत्पादन होता है कि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वह पर्याप्त रहता है। अतिरिक्त जो बचता है उसको निर्यात कर देता है। लेकिन जब भारत कह सकते हैं कि हरित क्रांति के प्रभाव से पहले क्या था? हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक थी और खाद्यान्न में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमारे खाद्यान्न में बढ़ोतरी हुई, खाद्यान्न में बढ़ोतरी होने से क्या हुआ? जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ और उसके साथ राष्ट्रीय आय में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। कि उत्पादन होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से क्या होगा? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो खेती हर मजदूर थे। खेती हर मजदूर मतलब जो खेती पर निर्भर करते थे, खेती हर मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन आया। खेती हर मजदूरों की स्थिति अच्छी हुई। अब खेती और मजदूरों की स्थिति किस प्रकार से अच्छी हुई? आर्थिक स्थिति में सुधार आया। खेती और मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। कौन सी स्थिति में? आर्थिक स्थिति में। देखिए पहले क्या होता था? सिर्फ इतना ही अनाज का उत्पादन होता था जिसके माध्यम से परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन अब जो अनाज का उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो गई। अपने परिवार के पालन पोषण के अलावा भी आपके पास अतिरिक्त अनाज किसान के पास बच जाता है, या जो खेतों में काम करते हैं उन मजदूरों की स्थिति में भी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। क्यों? क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से, उन्नत बीजों का विकास करने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन साथ में क्या हुआ? जो मजदूर हैं उनकी आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिला। कारण क्या था? जैसे ही उत्पादन बढ़ा, उस उत्पादन का लाभ किसको मिला? इन खेती हर मजदूरों को उसका लाभ मिला, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि। हम सभी जानते हैं अगर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर लेंगे, उन्नत बीजों का प्रयोग करेंगे तो लोगों की जो रोजगार की समस्या थी, पलायन की समस्या थी, वो क्या हो जाती है? काफ़ी हद तक सही हो जाती है। तो इसमें भी यही बात कही गई है कि गहन कृषि कार्यक्रम के तहत जुताई है, निराई है, कटाई है आदि सभी कार्य साल भर चलते रहते हैं। अब पहले जब पानी नहीं होता तो वर्ष भर फसलों का उत्पादन भी नहीं होता था, केवल वर्षा ऋतु में ही फसल का उत्पादन होता था। लेकिन सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से, उन्नत बीजों का प्रयोग करने से, रासायनिक खादों का प्रयोग करने से क्या हुआ? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई और वर्ष भर जो हमारे मजदूर हैं या खेतीहर मजदूर हैं या किसान हैं, उनको वर्ष भर कार्य मिलता रहता है, कभी निराई का, कभी कटाई का, कभी जुताई का। और इसके अलावा मत्स्य पालन है। इसके अलावा रोजगार में वृद्धि के अन्य भी कारण हैं। मत्स्य पालन, मछली पालन का कार्य प्रारंभ कर दिया। डेयरी उत्पाद,
जिसके कारण भी क्या मिला, लोगों में रोजगार में वृद्धि हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें बागवानी, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बाग के रूप में लगाई जाती हैं, फलों के बगीचे लगा लीजिए, चाय है, कहवा है, रबड़ है। तो बागवानी के कारण, डेयरी उद्योग के कारण, मत्स्य पालन के कारण क्या हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई। और जब रोजगार में वृद्धि होगी तो कह सकते हैं कि इन सभी अवसरों से किस में वृद्धि हुई, रोजगार में, कि मत्स्य पालन होगा, डेयरी होगी, बागवानी होगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, काम करने वालों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी के कारण क्या हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई। रोजगार में वृद्धि होने से लोगों को अवसर मिला और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन देखने को मिला है। और लास्ट हम बात करेंगे, छठी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे या ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि हुई। ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि इसलिए हुई, देखिए भारत किस प्रकार का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% जो जनसंख्या है किस पर निर्भर करती है, खेती कार्यों पर निर्भर करती है। जब उत्पादन में वृद्धि होगी, वर्ष भर लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी फसलों का उत्पादन होगा, उन्नत बीजों, रासायनिक खाद, सिंचाई के साधनों का विकास होने से, कृषि यंत्रों का विकास होने से, इतना सभी अधिक विकास होगा तो किसान की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो और किसान रहता कहाँ है, गाँव में। तो इस हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गाँव में देखने को मिला, क्योंकि जो ग्रामीण संपन्नता थी उसमें वृद्धि अंकित की गई। पहले वर्ष में एक फसल का उत्पादन होता था, अब वर्तमान समय में 1 से 3 फसलों का उत्पादन होता है। तो क्या किसान की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही फसलों का उत्पादन बढ़ेगा किसान की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। पहले जो किसान होते थे भाग्यवादिता पर निर्भर रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में पहले सिर्फ इतने ही अनाज का उत्पादन करते थे कि जो उनके परिवार के पालन पोषण के लिए ही पर्याप्त रहता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ, इतनी अधिक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से, और कह सकते हैं कि सरकार सब्सिडी देती है विभिन्न बीज पर, खाद पर, पंप सेट पर, जिसके कारण क्या होता है, किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि किसान के पास जब अतिरिक्त पैसा है तो वह अपने बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा पर, मनोरंजन पर, अन्य चीज़ों पर भी वह अब खर्च करना उसने प्रारंभ कर दिया है। यही कारण है कि किसान की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। पहले जो खेती की जाती थी जीवन निर्वाह रूप में की जाती थी, वर्तमान स्तर पर जो खेती की जाती है अधिक उत्पादनता तथा अधिक लाभ को ध्यान में रखते हुए की जाती है, ताकि किसान को अधिक से अधिक लाभ हो। वह इस प्रकार की फसलों को बोना उसने प्रारंभ कर दिया है। हम जयपुर ज़िले की अगर हम बात करें, आसपास के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो उसमें पहले जहाँ पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता था, वहाँ पर वर्तमान समय में फल तथा सब्जियों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। डेयरी उद्योग है वह विकसित हो गया, और जिसके कारण किसान की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला है। ये थे हमारी हरित क्रांति की उपलब्धियाँ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, कृषि में तकनीकी का प्रयोग, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। खेती हर मजदूरों की स्थिति में, आर्थिक स्थिति अच्छी, रोजगार में वृद्धि हुई। कारण क्या था, मत्स्य पालन के लिए डेयरी, बागवानी, इन सब के कारण क्या हुआ, जो रोजगार है उनमें वृद्धि देखने को मिली और ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि अंकित की गई। ये जितने भी कारण हैं ये क्या थे, हरित क्रांति की उपलब्धियाँ। अब हमने बात करी थी हरित क्रांति की उपलब्धियाँ। इसके अलावा हरित क्रांति की कुछ खामियाँ भी रही हैं, हरित क्रांति की कुछ कमियाँ भी रही हैं, जिनकी बात हम निम्न प्रकार से करेंगे। देखिए कौन कौन सी कमियाँ रही हरित क्रांति, और वर्तमान समय में तो दूसरी हरित क्रांति को प्रभावी रूप से लागू करने की प्लानिंग चल रही है, ताकि जो हमारे खाद्यान्न हैं उनमें बढ़ोतरी की जा सके। बात करेंगे किसकी, हरित क्रांति की कमियां। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रॉफिट देती है कहीं ना कहीं उसके कुछ कमियां भी रहती हैं उसमें। फर्स्ट बात करते हैं हरित क्रांति की कमियां। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा। पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा, हरित क्रांति की यह मुख्य कमी थी कि इसने कौन सी कृषि को बढ़ावा दिया,
पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा दिया। कारण क्या था कि हरित क्रांति का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिला जो आर्थिक रूप से संपन्न थे। जो गरीब किसान थे या जो उन्नत बीज खरीदने में असक्षम थे, ऐसे किसानों को हरित क्रांति का लाभ कम मिला। दूसरा इन्होंने यह कहा कि कारण क्या था कि निजी पंप सेट है, नलकूप है, ट्रैक्टर है, आधुनिक कृषि उपकरण है, केवल उन्हीं किसानों को उसका लाभ मिला जो क्या थे, सुविधा संपन्न थे। दूसरा इन्होंने एक चीज़ और कही है, जिसके पास अपने निजी पंप सेट वगैरह ये थे उसी को हरित क्रांति का लाभ मिला। कारण क्या था कि जो सामान्य किसान था उपरोक्त सुविधाओं से वह वंचित था। कारण क्या था, जो किसान था उसके पास आधुनिक यंत्र नहीं थे, इन सभी सुविधाओं से वह वंचित था। बड़े किसानों के पास ही यह सब उपलब्ध होता था, जिसका जो लाभ था वो भी बड़े किसान ही उठा पाए। कह सकते हैं कि जो आधुनिक यंत्रों का प्रयोग था वो बड़े किसानों के पास ही, वो ही इस चीज़ के लिए सक्षम थे। उन्होंने ही क्या किया, इन सभी चीज़ों का उपयोग किया और सर्वाधिक लाभ उन लोगों ने ही उठाया। जो कह सकते हैं जो किसान सक्षम नहीं थे इन सभी उपकरणों को खरीदने के लिए, उनको हरित क्रांति का अधिक लाभ देखने को नहीं मिला। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि गेहूँ कटाई की जो मशीन आ रखी है, विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनको निकालने के लिए जैसे नए नए थ्रेसर आ रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कम समय में अधिक फसल को निकाल सकते हैं, अधिक फसल की कटाई कर सकते हैं। तो अगर उसकी बजाय अगर आप हाथों से कटाई करेंगे तो उसमें अधिक श्रम लगता है और अधिक पैसे भी व्यय होते हैं। तो जो सुविधा संपन्न किसान थे उन्होंने क्या किया, उन सभी आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया, जिसके कारण कह सकते हैं कि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ था वो उन्हीं बड़े किसानों को मिला, जबकि छोटे किसान इस लाभ से वंचित रहे। सेकंड बात करते हैं प्रादेशिक असंतुलन। प्रादेशिक असंतुलन देखिए क्या था, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से क्या होता है, अलग होता है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग होता है। आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में हरित क्रांति का प्रभाव एक जैसा देखने को नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग पाया जाता है। यही कारण था कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ राज्यों तक ही हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। बाकी कह सकते हैं कि हम हरित क्रांति का प्रभाव न के बराबर था। तो जिसके कारण क्या हुआ, एक जो प्रदेश हैं उनके मध्य असंतुलन बढ़ा। जो भारत के जो राज्य हैं या भारत के जो प्रदेश हैं उनके मध्य असंतुलन बढ़ा। तीसरी बात करते हैं विशेष खाद्यान्न फसलों तक सीमित। विशेष खाद्यान्न फसलों तक सीमित। आप सभी जानते हैं कि जो हरित क्रांति का प्रभाव था विशेष रूप से कुछ फसलों तक ही क्या रहा, सीमित रहा। जैसे गेहूँ है 213%, चावल है 104%। इस अनुपात में क्या हुई थी, उनमें वृद्धि हुई थी। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति का प्रभाव था सभी प्रकार की फसलों पर देखने को नहीं मिला। सभी प्रकार की फसलों पर देखने को नहीं मिला, या हम कह सकते हैं कि किसी फसल पर हरित क्रांति का प्रभाव अधिक देखने को मिला, जबकि कुछ ऐसी फसल थे जिन पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा। खाद्यान्न, विशेष खाद्यान्न फसलों तक सीमित रहा। सर्वाधिक इसका जो प्रभाव देखने को मिला गेहूं पर मिला। और चावल की अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करें, विदेशों की तुलना में आज भी हमारा जो चावल है प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि चावल हरित क्रांति का प्रभाव जितना चावल पर आना चाहिए था उस गति से चावल पर वह प्रभाव नहीं देखा गया। तो कारण यही है कि जितनी भी हमारी फसलें हैं उन सभी फसलों पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि कुछ फसलों तक ही हरित क्रांति का प्रभाव सिमट कर रह गया। कह सकते हैं कि जैसे गेहूं है, गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला, लेकिन कुछ ऐसी फसलें थी जिन पर हम कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति का प्रभाव है वह न के बराबर रहा। जैसे तिलहन है, दाल है, चारा है, नकदी फसलें हैं, उन पर हरित क्रांति का प्रभाव न के बराबर रहा। विशेष कुछ खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन तक ही यह प्रभाव देखने को मिला। लेकिन जैसे तिलहन की बात करी हमने, नकदी फसलों की बात करी, उन पर हरित क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो यही कारण था कि हरित क्रांति की सबसे बड़ी खामियों में यही चीज़ आती है कि जो हरित क्रांति का प्रभाव था सिर्फ कुछ फसलों तक ही वह क्या रहा, सीमित रहा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4,
श्रम विभाजन की समस्या, श्रम विभाजन की समस्या। देखिए क्या रहा, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी गेहूँ कोई भी फसल है किस पर निर्भर करती है, श्रम पर निर्भर करती है। लेकिन भारत जैसी श्रम अतिरिक्त वाली अर्थव्यवस्था में कृषि का यंत्रीकरण जैसे ही बढ़ा, कृषि के यंत्रीकरण बढ़ने से क्या हुआ, जो हमारी बेरोजगारी थी उसकी समस्या बढ़ गई। कृषि का यंत्रीकरण होने से बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई और ग्रामीण जनसंख्या रोजगार की तलाश में कहाँ, नगरों की तरफ पलायन करने लग गई। क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों में जब जितने भी कृषि का जो कार्य है किसके माध्यम से किया जाने लगा, यंत्रीकरण, कृषि का क्या हो गया, यंत्रीकरण। कृषि का यंत्रीकरण हो गया, लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार होंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, शहरों में, नगरों में। तो नगरों में पलायन की समस्या बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, जैसे ही कृषि का यंत्रीकरण हो गया, भारत में देखिए जो श्रम है अतिरिक्त व्यवस्था पाई जाती है श्रम की, और अतिरिक्त व्यवस्था पाई जाने के कारण क्या हुआ, लोग जब कृषि का यंत्रीकरण हुआ तो लोग बेरोजगार हो गए। क्योंकि जो कार्य पहले मानव करता था वो मानव श्रम पर निर्भर था, अब किसके माध्यम से किया जाने लगा, कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से किया जाने लगा, जिसके कारण किसानों को वह सस्ता पड़ता था। इसलिए जो काम करने वाले जो मजदूर थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार होने से वो किधर पलायन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, शहरों की ओर पलायन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो यह बहुत बड़ी समस्या थी कि जो श्रम विभाजन है उसकी समस्या सामने आई। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता कारण क्या था, गरीब और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। आर्थिक विषमता की अगर हम बात करें कि एक राव थे, राव के अनुसार हरित क्रांति का जो प्रभाव था, हरित क्रांति ने कृषकों के मध्य आर्थिक विषमता को उत्पन्न कर दिया। जो संपन्न किसान थे वो और अधिक संपन्न हो गए, जो निर्धन किसान थे वो और अधिक निर्धन हो गए। कारण क्या था, क्योंकि हरित क्रांति ने आर्थिक विषमता को उत्पन्न कर दिया था। जिसके पास आधुनिक यंत्र थे, जो सुविधा संपन्न किसान थे, उनकी संपन्नता में और अधिक बढ़ोतरी हो गई, लेकिन जो निर्धन किसान थे वो और अधिक निर्धन हो गए, क्योंकि उन्नत बीज, रासायनिक खादों का प्रयोग करने के लिए उनके पास से उपयुक्त पैसे नहीं थे। और दूसरा ये होता है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं प्रारंभ होती हैं उसका मोस्टली जो लाभ होता है, अधिकांशतः जो लाभ होता है वह बड़े किसानों को ही मिलता है। पहुंच के कारण लगा लीजिए, अन्य किसी कारणों से लगा लीजिए, या उनकी जानकारी के कारण लगा लीजिए कि उन लोगों की शिक्षा के माध्यम से उन जो किसान होते हैं उनको इन चीज़ों की जानकारी होती है और वह इन योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं या गरीब किसान होते हैं वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सुविधाओं का अभाव। सुविधाओं का अभाव, सुविधाओं का अभाव कि हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, सुविधाओं का अभाव हुआ। कैसे हुआ कि हरित क्रांति, सुविधाओं के अभाव की बात करें, कृषि साख है, सिंचाई व्यवस्था है, सस्ते कृषि आगत हैं आदि के अभाव के कारण कृषि के विकास के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि बनिया कोई भी अपनी वस्तु बेचता है, कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचता है, उस वस्तु की कीमत स्वयं वह व्यक्ति निर्धारित करता है। लेकिन एक किसान ऐसा है जिसकी फसल का मूल्य गवर्नमेंट निर्धारित करती है, सरकार निर्धारित करती है। तो किसान को जो वास्तविक जो मूल्य है उसकी फसल का, वह उसको वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी कह सकते हैं कि हम कि सुविधाओं का अभाव रहता है किसान के लिए। साख लगा लीजिए, अपनी जो सब्जी, जो भी फल सब्जी का उत्पादन करता है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लगा लीजिए। कह सकते हैं कि हम सस्ते कृषि आगतों आदि का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट को भी, इस सरकार को भी इस दिशा में उचित प्रयत्न करने चाहिए ताकि किसानों की स्थिति में परिवर्तन किया जा सके। क्योंकि जो किसान होता है वो पूरे देश के लिए भाग्य विधाता होता है, वह उसके लिए अनाज का उत्पादन करता है और सर्वाधिक जो श्रम है वह कौन करता है, किसान करता है। तो अगर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता है तो क्या है
तो जिससे उसकी स्थिति में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि जिसके कारण किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य, या हम कह सकते हैं कि समर्थन मूल्य सरकार को उचित रखना चाहिए ताकि किसान की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो सके और जो हमारा अन्नदाता है वो भी देश के लिए या देश के निर्माण में सर्वाधिक योगदान उस अन्नदाता का ही होता है। इसलिए सरकार को भी ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा भी ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिसके माध्यम से क्या हो सकता है कि किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले और जिसके कारण किसान की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिले। हमने करी थी सुविधाओं के अभाव की बात, और लास्ट बात करेंगे हम उत्पादन में अल्पकालिक वृद्धि। उत्पादन में अल्पकालिक वृद्धि। देखिए क्या हुआ, जब हरित क्रांति आई उस समय जो कह सकते हैं कि हमारे जो फसलों के उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी देखने को हुई, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ोतरी उस अनुपात में स्थिर नहीं रही। वर्तमान समय में धीरे धीरे घटकर कितनी हो गई है, 4 पॉइंट। हरित क्रांति के समय की अगर हम बात करें, कब 67 to 71, 1967 से 1971 के बीच वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 4.8% थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें 1991 से 2001 के बीच की भी अगर हम बात करें तो मात्र 1.6% वह रह गई। तो यही कारण थी कि उत्पादन में वो कुछ समय के लिए वृद्धि दर्ज की गई थी, उसके बाद वापस से क्या हुआ, उसमें कमी दर्ज की जा रही है। तो ये थी हमारी कुछ हरित क्रांति की कमियाँ जिनके बारे में आज हमने बात करी। सबसे पहले उसकी उपलब्धियों की बात करी, उसके बाद कुछ कमियों की बात करी, और सरकार को समय समय पर इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें परिवर्तन किया जा सके और किसान जो आत्महत्या करते हैं उनको और उनके परिवार को इस दोष से मुक्त किया जा सके। कोई भी किसान इस तरह की कदम न उठाए, क्योंकि किसान किस बैंक से लोन ले लेता है, फिर इतनी अधिक समस्या उसके सामने उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि जो भारतीय कृषि है मानसून का जुआ है और फसलों के उत्पादन नहीं होने से जो किसान है बैंक का लोन नहीं चुका पाता है और लास्ट में उसको एक ही ऑप्शन नज़र आता है और वह आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार के जो कदम है किसान को भी नहीं उठाने चाहिए और गवर्नमेंट को भी किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिसके कारण किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें परिवर्तन देखने को मिल सके। आज का क्वेश्चन सुनिए, हरित क्रांति की कोई 2 कमियों आप कमेंट करके मुझे लिखेंगे, और नेक्स्ट एक और बताएंगे आप मुझे कि हमने उपलब्धियों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात की थी कि जो हरित क्रांति के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी, कैसे हुई थी। इन दोनों क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।